क्या हाल चाल है? जय हिंद। चलिए फिर टेस्ट तो शुरू होगा। पैसेज सही, इम्पैक्ट है तो मुमकिन है ना? सभी हम लोग एक साथ है तो मुमकिन है, कुछ भी मुमकिन है। पैसेज है, वेरी गुड। छेड़ेंगे नहीं, छेड़ेंगे भी नहीं और छोड़ेंगे भी नहीं। पैसेज को हम लोग छेड़ते भी नहीं और पैसेज को हम लोग छोड़ते भी नहीं। ना छेड़ेंगे ना छोड़ेंगे, ना छेड़ेंगे ना छोड़ेंगे, न छेड़ेंगे न छोड़ेंगे। बहुत लंबा पैराग्राफ है ये तो भैया, इतना लंबा पैराग्राफ तो देख के डर लग रहा है। क्वेश्चन बनेगा कि नहीं बनेगा? पैराग्राफ तो बहुत लंबा है, इतना लंबा पैराग्राफ तो कोई नहीं आया। अब क्वेश्चन उतने ही, 3 क्वेश्चन, ज्यादा नहीं है, क्वेश्चन उतने ही है। सीधा क्वेश्चन पे ही आते हैं। क्वेश्चन ज्यादा नहीं है लेकिन पैराग्राफ बहुत लंबा था, है ना? चलिए, पैराग्राफ बहुत लंबा है, क्वेश्चन तो ज्यादा नहीं है, क्वेश्चन तो उतने ही है। क्या कह रहे हैं? What is the main reason behind one's superstitions? किसी के सुपरस्टिशंस के पीछे मुख्य कारण क्या होता है? अंधविश्वास। सुपरस्टिशन का मतलब समझ रहे हैं? अंधविश्वास। तो किसी के भी अंधविश्वास का मुख्य कारण क्या होता है? अंधविश्वास का इग्नोरेंस, जानकारी की कमी, कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, परंपराएं, फियर ऑफ द अननोन, किसी अनजाने चीज का डर, ब्लाइंड फेथ इन ओमेंस एंड पोर्टेंट्स, कि जो हम लोग शगुन अपशगुन इस तरह की जो बात करते हैं, ओमेंस वगैरह क्या, शगुन अपशगुन बताना, भविष्यवाणी बताना। पोर्टेंट्स मतलब ये वही होता है अपशगुन की कैलकुलेट करना। ये सब जो है इसमें अंधविश्वास क्या रीजन है? व्हाट इज द मेन रीजन बिहाइंड? तो मेन रीजन अगर हम देखें तो मेन रीजन जो है वो 2 हो सकता है इसमें। अब पैराग्राफ ने क्या दे रखा पता नहीं, इग्नोरेंस और फियर ऑफ द अननोन, ये 2 कारण हो सकता है, दोनों कारण हो सकता है। और फियर ऑफ द अननोन में जो है इग्नोरेंस भी आ जाता है। फियर ऑफ द अननोन या इग्नोरेंस में फियर ऑफ द अननोन आ जाता है। तो फर्स्ट जो है, फर्स्ट ज्यादा बेहतर ऑप्शन है। वैसे फर्स्ट और 3 ज्यादा, वैसे होने को इसमें सारे सही हो सकते हैं, लेकिन फर्स्ट और 3 जो ज्यादा मेन रीजन जो वो ज्यादा है। और फर्स्ट और 3 दोनों मिक्स कर रहा है, इसलिए इसको हम लोग डाउट में रख रहे हैं, आगे भी चल रहे हैं। हु आर मेनली गवर्न बाय सुपरस्टिशन। कौन? हु वर मेनली गवर्न बाय सुपरस्टिशन, कि किस पर ज्यादा सुपरस्टिशन चलता है, यानी क्यों, कौन ज्यादा सुपरस्टिशन वाले होते हैं। सुपरस्टिशन, सुपरस्टिशन किस पे, अंधविश्वास किस पे राज करता है? अनइनलाइटेंड पीपल, जो संत महात्मा वगैरह नहीं है वो, रिलीजियस ऑफिसर जो धार्मिक लोग हैं वो, प्राइमिटिव ह्यूमन बींग्स जो प्राइमिटिव आदिवासी टाइप के लोग हैं वो, अनस्क्रिप्चरस प्रीस्ट्स जो कि भ्रष्ट, अनस्क्रिप्चरल का मतलब भ्रष्ट पुजारी है वो। किस पर चलता है ज्यादा, किस पर राज चलता है इस पर? तो इसमें भी देखो बहुत 2 ऑप्शन जो है बड़े क्लियर है, पहला और तीसरा। अनइनलाइटेंड पीपल का मतलब क्या हुआ? जिसके पास ज्ञान नहीं है, ज्ञान की कमी है, वो तो वो भी हो सकता है। और प्राइमिटिव ह्यूमन बींग्स, प्राइमिटिव मतलब जो आदिवासी जनजाति टाइप के जो लोग हैं उनमें। तो ये तो पैराग्राफ में, यानी ये पैराग्राफ घुमा फिरा कह रहा कि भाई हमारे पास आओ, पैराग्राफ में आना पड़ेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू पैसेज? पैसेज के हिसाब से क्या इनकरेक्ट है? सुपरस्टिशन इज ऑल्सो प्रिवेलिंग इन कनाडा। भाई कनाडा में होगा, ठीक है। सुपरस्टिशन आ रहा है यूनिवर्सल फेनोमेन। कि पैराग्राफ की बात करें तो क्या कहेगा कि पैराग्राफ क्या कह रहा है, कनाडा में है भी है, ये तो गलत बात है, कनाडा में नहीं होगा, कनाडा में होगा। यूनिवर्सल फेनोमेनन, ये तो बात सही है, पूरी दुनिया में, खाली भारत में सुपरस्टिशन थोड़ी है। सुपरस्टिशन द अनरीजन्ड एंड रैशनल बिलीव्स, कि अनरीजन्ड मतलब जिस पर कोई तर्क नहीं हो सकता, और रैशनल, रैशनल का मतलब तर्कपूर्ण बिलीफ, ये तो नहीं हो सकता, ये पैराग्राफ वाला नहीं कह सकता। अ नेचुरल डिजास्टर इज रिगार्डेड एज अ गॉड्स wrath बाय द सुपरस्टिशियस पीपल। कि नेचुरल डिजास्टर, डिजास्टर का स्पेलिंग क्या होना चाहिए? डी आई होना चाहिए, डिजास्टर, डी आई। कि जो सुपरस्टिशियस पीपल होते हैं वो प्राकृतिक आपदा को भी ईश्वर की गुस्सा मानते थे, ये हो सकता है, बिल्कुल होगा। तो ये जो रैशनल बिलीफ रख रखा है, रैशनल कैसे होगा? रैशनल मतलब लॉजिक होगा, तो इसका मतलब 3 जो है थर्ड, यानी एक क्वेश्चन तो मिला जिसमें हमें पैराग्राफ पे जाने की जरूरत नहीं है, तीसरा। वैसे एक में इग्नोरेंस वाला में लगभग क्लियर ही चल रहा था, लेकिन फिर देखते हैं।
अकॉर्डिंग टू पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिगार्डेड एज अ सुपरस्टिशन बाय द पीपल, इसमें से कौन सी ऐसी चीज है जो कि सुपरस्टिशन नहीं माना जाता है? क्या करें, वो नॉट रिगार्डेड, इसको सुपरस्टिशन नहीं मानता। हाउ ऑफ कैट्स, हाउ ऑफ कैट्स क्या म्यू ऑफ कैट्स होना चाहिए, स्पेलिंग में मिस्टेक किया गया। क्राइज ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों का रोना। क्रॉसिंग ऑफ पाथ बाय ब्लैक कैट, ये हो सकता है। साइटिंग ऑफ कमेंट्स, ये भी हो सकता है। 3 और 4 तो हो सकता है। यहाँ मुझे लगता है स्पेलिंग में कोई दिक्कत नहीं, यहाँ म्यू ऑफ कैट्स होना चाहिए कि बिल्ली का मिमियाना इस तरह का होता है। हाउ का तो कोई मतलब ही नहीं हो, हाउ ऑफ कैट्स। क्राइज ऑफ चिल्ड्रन, तो क्राई और बच्चों का रोना जो है, क्राइज ऑफ चिल्ड्रन, ये नहीं होना चाहिए, यानी दो तो ऑप्शन बन रहा है, दो ये होना चाहिए। इसमें मुझे लगता है म्यू या कुछ और होगा इसमें, इसलिए ये तो कैट से रिलेटेड बात है, तो ये तो सुपरस्टिशन में बिल्ली को लेकर सुपरस्टिशन माना जाता है, तो इसका मतलब सेकंड। चलो फिर भी इतना लंबा चौड़ा रहा, फिर भी 2 क्वेश्चन तो बन रहा है, 2 क्वेश्चन तो बन रहा है, 4 में से 2 क्वेश्चन बन रहे हैं हमेशा, चाहे कुछ भी बात हो। अब इन चीजों को ध्यान में रखते हुए हम लोग पैराग्राफ बनाएंगे, पढ़ेंगे पैराग्राफ को एकदम फटाफट। पैराग्राफ को पढ़ना। सुपरस्टिशन आर यूनिवर्सल फेनोमेनन, चलिए ये तो बात है ही। हैविंग देयर ओन पेक्युलियर प्लेस इन द कल्चर, एथोस एंड मिलियो ऑफ पीपल, कि जो लोगों का विश्वास है, परंपरा है, विचारधारा है, सब में मिलता है। दे एपिटमाइज मेंस फियर ऑफ अननोन, ये क्या है, फियर ऑफ अननोन है ना, कि अननोन का डर, इग्नोरेंस और अननोन का डर। फियर ऑफ एविल, ब्लाइंड फेथ इन ओमेन्स एंड पोर्टेंट्स। Superstitions are interwoven within myth, legend, unnatural phenomena, and disaster. Customs and traditions are mainly the outcome of ignorance. यही कह रहा था मैं, ignorance कहा था कि ignorance यानी मेरे हिसाब से तो ignorance ही हो रहा था। तो पहला का 3 क्वेश्चन का जवाब फिर मिल गया था, मेरे हिसाब से 3 क्वेश्चन का जवाब था, तो ignorance होना चाहिए था। दे आर अनरीजनड एंड इरेशनल, देखिए क्या अनरीजनड एंड इरेशनल, इसी इरेशनल को क्या क्या रैशनल बना दिया था, एक क्वेश्चन और बन गया। रैशनल तो हो ही नहीं सकता था, तो 2 क्वेश्चन भी बन गया था। इज rational belief that gradually becomes matter of faith when certain things and happenings are rationally inexplicable, जिसको हम की व्याख्या नहीं कर सकते रैशनली, तर्कपूर्ण ढंग से। people tend to assign mysterious and supernatural, जिसको हम तार्किक ढंग से व्याख्या नहीं कर पाते हैं, उसी में हम मिस्टीरियस, रहस्यमय और सुपरनेचुरल, अलौकिक ताकत लगाने रहते हैं, रीजंस फॉर देयर ऑपरेशन, क्यों हो रहा है। Thus, a natural disaster is explained in terms of God's wrath and the failure of one's project assigned to the black cat which crossed the path just as one set out of the errand. The primitive human beings were mainly governed by, मैंने बताया था primitive human beings, तो इसका मतलब तो चारों बन गया था हमारे हिसाब से, तो इसका मतलब चारों बन गया था। तो primitive human beings were mainly governed by superstitions. Superstitions were widespread before the dawn of civilization when science had not advanced. Thus, ignorance of the primitive people and the resultant growth of superstitions were the direct outcome of the lack of scientific advancement. Unenlightened people always tend to be superstitious. अब देखो ये unenlightened people भी लिख रखा, मैंने दोनों का नाम लिया था, unenlightened भी कहा था और primitive भी कहा था, लेकिन इसमें कहा था mainly, तो mainly क्या है, primitive। Vivid superstitions, the belief in the sanctity of time and old tradition of the ancestors bind the people into knots of superstition thought, कि जो हम पवित्रता, कि समय की पवित्रता में जो विश्वास करते हैं या पुराने परंपराओं जो जो एंसेस्टर से पूर्वजों की मानते हैं, वो हमें जोड़ देता है, वो हमारा बंधन मानता है। बाइंड नॉट्स का मतलब बंधन मान देता है सुपरस्टिशियस थॉट, अंधविश्वास से। इसका मतलब सारे तो बन ही गए। अब कोई क्वेश्चन बाकी था कि हम लोग पैराग्राफ पढ़ रहे, क्या 4 क्वेश्चन था, चारों का आंसर तो मिल ही गया, कोई एक क्वेश्चन बाकी रह गया क्या? क्यों, अब तो पूरा जरूरत ही नहीं है पैराग्राफ पढ़ने की, कौन कौन सा क्वेश्चन बाकी रह गया? सारे क्वेश्चन तो बन ही गए, तो पूरा पैराग्राफ पढ़ के हम टाइम क्यों खराब करेंगे भाई। व्हाट इज द मेन रीजन, पता क्या था, इग्नोरेंस। देखो कितना कितना लंबा पैराग्राफ, अभी और कितना टाइम लगता है, अगर हम क्वेश्चन नहीं पढ़े होते तो कितना और टाइम लगता है। हमारे सारे क्वेश्चन का जवाब तो मिल ही गया है। इसमें क्या था, प्राइमिटिव ह्यूमन बींग्स हु आर द मेनली गवर्न, ये भी इसका जवाब मिल गया। ये हम लोग यही दोनों पर आके टके थे, ये ज्यादा अच्छा लग रहा था। इसमें तो हम लोग यही किए थे, थर्ड ये किए ही है। और फोर्थ, अच्छा इसमें ये फोर्थ क्वेश्चन का जवाब जो अभी, तो ये ब्लैक कैट जो है ये तो आ ही गया था, तो इसमें क्राइज ऑफ, इसको देखना बाकी रह गया, तो थोड़ा इसको फटाफट और तेज से देख लेते हैं। Besides, unscrupulous and religious officers exercise a dominating and healthy effect upon the people believing in religious officers. They encourage supporters for their own ulterior motives. Superstitions are non-universally prevalent, but even have striking common features, whether believed in India or as far as places as Canada. There are some common superstitions which are shared by people all over the world. Besides beliefs in spirits, ये हुआ, ghosts and witches, ये हुआ, reincarnation are quite common among the people, places of the world. Okay, belief in witches still prevails in India.
France, Scotland, England, and many other countries. In countries of the East, especially in India, belief of ghosts and spirits exceed the cries of certain birds and owls. Birds and all, children नहीं था, यही मैंने कहा children का नहीं होना चाहिए था. And ravens and the whole of cats, वही whole, बिल्ली का गुरना, हॉल लिख दिया तो whole. तो अब तो मिल गया, इसका जवाब मिल गया, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है. आगे पढ़ने की इसमें जरूरत ही नहीं है. ये क्या था? होल. ये क्या था? कि बिल्ली का गुर्राना. तो ये तो माना ही जाता है, इसका मतलब यही, हमने यही तो पहले से, इसको तो क्वेश्चन पाएगा, पढ़ने की जरूरत नहीं था, हमने पहले क्या रहता है, क्राइज ऑफ चिल्ड्रन ही होगा. क्या कैट से रिलेटेड कोई भी चीज होता है तो उसको अंधविश्वास में लोग मानते थे. पूरा कितना लंबा पैराग्राफ था, कितना लंबा पैराग्राफ था, कितना टाइम बच जाता अगर हम इस तरह से बात करते तो. कितना लंबा पैराग्राफ था और कितने कम पढ़ने की जरूरत थी. इसलिए हमेशा बार बार से, अभी इस तरह के पैराग्राफ को तो आपकी हिम्मत ही नहीं होता था कि हम ऐसे भी कर सकते थे. इतना लंबा पैराग्राफ, और पैराग्राफ के कुछ पार्ट को पढ़ने की हमें जरूरत ही नहीं, ऐसे आंसर मिल रहा है. और पहले हम एक एक चीज को समझने, एक एक वर्ड को समझने की कोशिश कर रहे थे कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है. ऐसे में फंस जाते हैं. क्वेश्चन को एनालाइज करना सीखिए, क्वेश्चन को. ठीक है. फाइंड आउट एरर पार्ट इन द सेंटेंसेस. कि टीचर एज वेल एज द, किसका क्वेश्चन है ये? सिंटैक्स चैप्टर का क्वेश्चन है. और ये पढ़ा रखा था एज वेल एज, विथ, अलोंग विथ, टुगेदर विथ. तो इसमें जो फर्स्ट सब्जेक्ट होता है उसके हिसाब से काम करते हैं. क्या आंसर है आप लोगों का? फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से काम करते हैं. आप लोग का आंसर क्या है? टाइम आप लोग को मिलना चाहिए आंसर बनाने का, फिर मैं तो बताऊंगा ही. मिल गया, इतनी देर में तो बना देंगे. तो सिंगुलर नाउन के हिसाब से होना चाहता है, हैविंग की जगह क्या होता है? हैज. हैविंग की जगह हैज. नेक्स्ट, ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू इयर्स, कि पिछले कुछ साल से, द कंपनी वर्क्स हार्ड टू मॉडर्नाइज इट्स इमेज, कि पिछले कुछ सालों से कंपनी जो काफी कड़ी मेहनत कर रही है अपने इमेज को मॉडर्नाइज करने का, अपडेट करने का. बहुत अच्छी बात है, बनाइए क्या होगा. तो टेंस में मैंने बता रखा था कि जो काम पास्ट में शुरू हो और अब तक चल रहा है, सेंटेंस से चल रहा है कि भाई, सेंटेंस लग रहा है कि जिस समय हम बात कर रहे हैं उस समय तक वो काम हो रहा है, चल रहा है. तो जो काम पहले से स्टार्ट हो रखा हो, अतीत में, पास्ट में स्टार्ट हो रखा और चल ही रहा हो, चल ही रहा हो, तो उसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये दो टेंस की बात की है, देख लीजिएगा. तो कंपनी वर्क्स हार्ड कैसे होगा? क्या होगा? कंपनी हैज बीन वर्किंग हार्ड, या हैज वर्कड हार्ड, या तो हैज वर्कड हार्ड. चलो मान लिया, आप उसका इमेज अगर सुधर गया होगा तो हैज वर्कड हार्ड लिख देंगे, आप सुधर गया है तो हैज वर्कड हार्ड, या हैज बीन वर्किंग हार्ड, या तो प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. वी शॉ सैंड स्कल्पचर्स. स्कल्पचर्स का मतलब क्या? मूर्ति. किस चीज का मूर्ति? सैंड का, रेत का. इन द बीच. इन द बीच. बीच क्या हुआ? समुद्र का तट. बीच में, समुद्र के तट में. इन द बीच क्या होगा? क्या होना चाहिए आंसर? तो ऑन द बीच, प्रीपोजिशन की गलती है. क्या होना चाहिए? ऑन द बीच. चूज द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग. अपोजिट मीनिंग चुनना है इन द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड. जो भी वर्ड दिया हुआ है इससे अपोजिट. एमालगमेट का मतलब क्या होता है? कलेक्ट, इकट्ठा करना, जमा करना. एडियर का मतलब क्या होता है? स्टिक, चिपकना या जुड़ू होना. क्लेवर का मतलब तो आपको पता ही, तेज, होशियार. श्रीउड भी कह सकते हैं, श्रीउड. सेपरेट का मतलब क्या? डिवाइड, अलग करना. डिवाइड, सेपरेट करना, अलग करना. तो सबसे पहले तो हमें कोएलेस का मीनिंग पता होना चाहिए, तभी हम कुछ कर सकते हैं. तो कोएलेस का मतलब होता है कई चीजों को इकट्ठा करना, कलेक्ट करना, ढेर लगाना. कोएलेस स्पेलिंग करेक्शन में बहुत पूछता है कोएलेस. तो कई चीजों को इकट्ठा करना, एक साथ जमा करना, रखना, कोएलेस का रहता है. अब इसका अपोजिट ढूंढना था. तो कोएलेस का मतलब हो गया इकट्ठा करना, जमा करना, ढेर लगाना. अपोजिट क्या रहा है ढूंढने के लिए? तो एडियर मतलब चिपकना, एमालगम का मतलब इकट्ठा करना, क्लेवर का मतलब तेज. तो सेपरेट ही होगा फिर, इसके अलावा कुछ होना नहीं चाहिए. सेपरेट, डिवाइड, अलग करना, सेपरेट. क्लियर है? नेक्स्ट, चूज द वर्ड. इसका मीनिंग क्लियर हो गया ना? क्या होगा? सेपरेट. एट का क्या होगा? सेपरेट, सेपरेट.
चूज द वर्ड सिनोनिम इन द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। जो गिवन वर्ड है इसका सिनोनिम, रिपील का सिनोनिम ढूंढना है। रिवोक का मतलब क्या होता है? ब्रेक, तोड़ना। एक्सेप्ट का मतलब क्या? स्वीकार करना, मानना, एक्नॉलेज, एडमिट, स्वीकार करना। स्कोल्ड का मतलब क्या होता है? चाइड, डांटना या फटकारना। ढूंढना क्या है भाई? सिनोनिम। सिनोनिम का मतलब क्या? सिमिलर मीनिंग। सिमिलर मीनिंग ढूंढना, समानार्थी, पर्यायवाची। तो सबसे पहले तो रिपील का मीनिंग पता हो तभी बात बनेगी। तो रिपील का मतलब क्या होता है? अभी काफी आपने सुना होगा 370 जब हटा था तो रिपील ऑफ 370 रिपील। तो रिपील का मतलब क्या होता है? हटाना। तो रिपील का मतलब भी क्या था? रिमूव या हटाना, ब्रेक, तोड़ना। और रिवोक का मतलब क्या? रिपील, रिमूव, हटाना, तोड़ना, ब्रेक करना। तो 9 का क्या होगा? रिवोक। रिवोक या रिपील, ब्रेक करना, हटाना, तोड़ना। ब्रेक करना, हटाना, तोड़ना। ठीक है, ब्रेक करना, हटाना, तोड़ना, रिपील। नेक्स्ट, परसेवरेंस। परसेवरेंस जो वर्ड बना वो किससे बना? प्रीसिवियर से बना है। किससे बना है? परसिवियर से बना है। किससे बना? परसिवियरेंस, परसिवियर से बना। क्या स्पेलिंग होगा? कुछ मिल रहा है? परसेवरेंस, परसेवरेंस, परसेवरेंस परसिवियर से बना। परसिवियर का मतलब होता है लगातार, हमेशा, देर तक मेहनत करते रहना, परिश्रम करते रहना। परसेवरेंस मिला। कई बार पूछ चुका है, ये पूछता ही रहता है। ए एन सी होता है, बस इतना ही ध्यान रखिएगा, इसी से बात बन जाएगी। परसेवरेंस, ए एन सी, परसेवरेंस, ए एन सी, परसेवरेंस, परसेवरेंस। ठीक है, परसेवरेंस। परसेवरेंस अध्यवसाय, लगातार मेहनत करना, लगातार किसी चीज के लिए प्रयास करना, लगातार किसी चीज को पाने की कोशिश करते रहना, क्या करता है? परसेवरेंस, परसेवरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्टेनिंग टू कैटल। फेलाइन का स्पेलिंग गलत हो गया है। फेलाइन का एफ ई होता है, एफ ई एल आई एन, फेलाइन। कैनाइन, फेलाइन, फेलाइन वगैरह के कैट वैट से रिलेटेड जो है। तो पर्टेनिंग टू कैटल, वर्मिनस हुआ जो वर्मिन से रिलेटेड हो। ठीक है, कैनाइन तो दांत वगैरह भी होता है, कैनाइन होता है ना, दांत काटने वाला कैनाइन। फेलाइन कैट से रिलेटेड हो गया, कैनाइन दांत होता है काटने के लिए, फाड़ने के लिए, मतलब लंबे दांत वाले जो जानवर होते हैं, कुत्ते टाइप का। तो कैटल से संबंधित होता है, कैटल से जो रिलेटेड होता है उसको क्या कहते हैं? कैटल से जो रिलेटेड उसको क्या कहेंगे? बोवाइन। मवेशी से संबंधित, कैटल से संबंधित क्या हो गया? बोवाइन। कैटल से संबंधित, पशु से संबंधित, मवेशी से संबंधित, बोवाइन। फेलाइन कैट वैट से रिलेटेड होता है, वर्मिनस वर्मिन से होता है, कैनाइन जो ऐसे दांत वाले होते हैं जो किसी चीज को फाड़ सकते हैं, कुत्ते शेर वगैरह के पास होते हैं ऐसे दांत से चिढ़ा सकते। कैनाइन, कैनाइन आपने वैसे बायोलॉजी में पढ़ा होगा, दांत में भी पढ़ा होगा कैनाइन। नेक्स्ट, स्पीक एंड स्पैन। स्पीक एंड स्पैन, तो स्पीक एंड स्पैन का मतलब है नीट एंड क्लीन। अच्छा, मैंने पहले ही बता दिया, ओह जल्दबाजी में आ गया, तो फिर तो इसका एंडिंग क्लियर होगा, नीट एंड क्लीन। आपके कहने से पहले मैंने बता दिया, उससे तो आपने तो बना ही रखा, सब फर्क पड़ता नहीं। नीट एंड क्लीन, स्पीक, बिल्कुल साफ सुथरा, स्वस्थ, एकदम साफ सुथरा, एकदम चकाचक सुथरा हो, एकदम साफ किया हो, बेहतर किया हो, सजा सवरा हो, जिसमें कोई गंदगी नहीं हो, उसको कहते हैं स्पीक एंड स्पैन, नीट एंड क्लीन। बिल्कुल साफ, अलग अलग किया हुआ, साफ सुथरा, साफ सुथरा इसको कहते हैं, साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन। मिस्टर दास सेड टू हर सन, मिस्टर दास ने अपने बेटे से कहा, डोंट आर्ग्यू विद योर फादर, कि अपने पिताजी से बहस मत करो। एक ही चीज तो मिलता है बहस करने का मौका, पिताजी से, उसको भी छोड़ कैसे दे? है ना? पिताजी के अलावा किससे और बहस करने जाओ, और किससे बहस करके दो थप्पड़ लगा देगा। मिसेस दास सेड टू हर सन, डोंट आर्ग्यू विद योर फादर। तो मिसेस दास टोल्ड हर सन नॉट टू आर्ग्यू। डोंट आर्ग्यू मना करना, नरेशन में जाके पढ़िए, मना कर रहे हैं किसी को, मना कर रहे हैं। आस्क हर सन टू आर्ग्यू, इसमें तो मीनिंग ही बदल दिया कि कहा हाँ खूब लड़ो, मम्मी ने कहा खूब बेटे से खूब आर्ग्यू करो, ये तो सेंस ही बदल दिया।
हर सन नॉट टू आर्ग्यू विथ हिज फादर, ठीक है। हर सन नॉट टू आर्ग्यू विथ हिम फादर, इसमें तो लिख रहा है हिम फादर, देखिए ऑप्शन से कट जा रहा है हिम, ये तो दो ऑप्शन ही गया। अब बचा क्या, पहला और तीसरा, नॉट टू आर्ग्यू विथ हिज फादर और कहा नॉट टू आर्ग्यू विथ हिज फादर। तो मिस्टर मिसेस दास टोल्ड हर सन नॉट टू आर्ग्यू विथ हिज फादर, और मिसेस दास आस्क्ड हर सन नॉट टू आर्ग्यू विथ हिज फादर। क्या करें, टोल्ड लिखें या आस्क लिखें? अब जब टोल्ड और आस्क दोनों होगा और ये मना करने की बात है, ठीक है, तो फिर टोल्ड को छोड़ देना चाहिए, फिर आस्क को, ये फंसा दिया बात कि सही दोनों है, लेकिन यहाँ चूंकि मना करने की बात है ना, मना, तो टोल्ड से काम नहीं चलेगा, टोल्ड बेहतर वर्ड नहीं, मना करने का मतलब किसी को, आस्क का मतलब किसी को कुछ कहना, टोल्ड मतलब सीधी बात करते, सीधा स्टेटमेंट रहता तो हम टोल्ड लिख देते, सीधे सीधा स्टेटमेंट नहीं है, ये मना किया जा रहा है, तो मना करने में थोड़ा सा इंग्लिश में भी नमक मिर्च लगाया जाता है, तो नमक मिर्च लगाने के लिए हम क्या करते हैं, आस्क्ड, कि टोल्ड सीधा सीधा कोई स्टेटमेंट है, सीधा स्टेटमेंट, ही इज अ बॉय, यू आर अ गर्ल, आई एम कमिंग, यू आर गोइंग, ही इज गोइंग, शी इज गोइंग, सीधा ऐसा कोई स्टेटमेंट है तो टोल्ड ठीक है। लेकिन किसी को ऑर्डर दे रहे हैं, किसी को रिक्वेस्ट कर दे रहे हैं, तो फिर टोल्ड को उतना अच्छा नहीं माना जाता। टोल्ड सिंपल सीधा स्टेटमेंट के लिए होता है, एक सीधा सा स्टेटमेंट है, वो आपने कह दिया कि आई एम गोइंग, ही इज कमिंग, ही इज योर फादर, आई एम योर ब्रदर, आई एम ईटिंग, यू आर वेटिंग, ऐसे। तो इसलिए बेहतर क्या होगा इसमें, सी, हर सन नॉट टू आर्ग्यू विथ हिज फादर, कि अपने बाप से बहस ना करे। उससे मम्मी ऐसा कम ही कहती है, कहती खूब कर ले बेटा बहस। डू यू इंटिमिडेट योर यंगर ब्रदर्स? इंटिमिडेट, इंटिमिडेट का मतलब होता है डराना, तो क्या अपने छोटे छोटे भाइयों को डराते हो? बोले कैसे नहीं, यही तो काम किया है जिंदगी में, और कोई काम करे ना करे, इतना काम तो कर ही लेते हैं। डू यू इंटिमिडेट योर यंगर ब्रदर्स? क्या क्या अपने छोटे भाइयों को डराते हो? तो बेशक डराते हैं, पीटते हैं, ठोकते हैं, सब कुछ करते हैं भाई, लेकिन प्यार भी करते हैं। तो इसमें क्या है, वॉइस है, वॉइस में क्या बता रखा कि टेंस कभी चेंज नहीं हो सकता, वॉइस का कभी टेंस चेंज नहीं हो सकता। तो डू यू है तो इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो टेंस पहले देख लीजिए किसी में बदला है क्या, वर यू, कहानी खत्म, पास्ट में चला गया। हैव यू, हेल्पिंग पर खाली ध्यान देते जाइए, दो ही बचा, आर योर यंगर ब्रदर्स आर, यही दो बचा। इसमें बीइंग आ गया, तो पहला और तीसरा तो ऐसे खत्म हो गया, चौथे में दिख रहा है कि बीइंग दिख रहा है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बीइंग हो ही नहीं सकता है, तो कहानी ये भी खत्म हुआ। अभी बचा क्या, बी, आर योर यंगर ब्रदर्स इंटिमिडेटेड बाय यू। ऑप्शन से वॉइस तो हमेशा, वॉइस और नरेशन दोनों में, अगर इसके बेसिक रूल आपने पढ़ रखा, बेसिक रूल का सिर्फ इतनी बात अगर आपने समझ रखी है कि वॉइस में कभी टेंस नहीं चेंज करना है, और नरेशन में हमेशा टेंस चेक करना है कि ये चेंज ठीक से हुआ कि टेंस चेक करना है, कनेक्टर्स को चेक करना है कि ठीक से कनेक्टर लगा है कि नहीं, और फिर चेंज ऑफ पर्सन चेंज कर, ये तीन चेक करते ही वॉइस और नरेशन में आंसर तो चीख चीख कर कहने लगता है कि मैं हूं या नहीं, और ज्यादा पे दिमाग लगाना नहीं है। वॉइस में सबसे पहले टेंस चेक कर लीजिए, सबसे पहले उसको नहीं बदलना है, मॉडल्स को नहीं बदलना है। नरेशन में सबसे पहले टेंस चेक कीजिए, कनेक्टर चेक कीजिए, पर्सन चेंज कीजिए, सबसे पहले टेंस, फिर कनेक्टर, फिर पर्सन। तीन में तो अपने आप पता चल जाता है, क्योंकि तीन ही तो ऑप्शन है गलत है, कोई ना कोई गलती कर ही देगा उसमें। नेक्स्ट, इट हैज बीन अ लॉन्ग टाइम, इट हैज बीन अ लॉन्ग टाइम I last saw you. It has been a long time. I lost लिख दिया, last होगा। I last saw you, कि जब से मैंने तुम्हें अंतिम बार देखा, आखिरी बार देखा, तब से बहुत समय हो गया। I last saw you. तो it has been a long time क्या होगा, टेंस में इस तरह क्वेश्चन हो सका कि जब से तुम्हें देखा है, जब से, तो पर्टिकुलर कोई टाइम होगा, पॉइंट ऑफ टाइम होगा, इसलिए इसमें क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, क्या है? ऐसा क्वेश्चन मैंने बनवाया है, उसमें प्रैक्टिस जब टेंस पढ़ा रखा था उसमें भी पूछ रखा है। जब से तुम्हें देखा तब से काफी टाइम हो चुका है, जब से तुम्हें देखा तब से काफी टाइम हो चुका, तो क्या होगा, सिंस, कि इट हैज बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस आई लास्ट सॉ यू, काफी देर हुआ जब से तुम्हें देखा तब से देखे। राम वॉज कॉन्ग्रेचुलेटेड हिज फ्रेंड सक्सेस, कि राम को उसके दोस्त की सफलता पर बधाई मिली। जब कोई दोस्त, किसी का बहुत करीबी अपना प्यारा दोस्त बहुत सफल हो जाता है, तो लोग क्या करते हैं, बधाई तो देते ही हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेट का ये प्रीपोजिशन पूछ रहा है, तो बताओ कॉन्ग्रेचुलेट का प्रीपोजिशन, तो फिक्स प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है,
किसका क्वेश्चन है? फिक्स्ड प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है कि कुछ प्रीपोजिशन क्या होता है, बिल्कुल फिक्स होते हैं, उसमें हम कोई इधर उधर नहीं कर सकते। तो कॉन्ग्रेचुलेशन का प्रीपोजिशन फिक्स, और क्या है वो? ऑन। क्या? ऑन। ऑन। Ram was congratulated on his friend's success. Your father used to be the principal of this college. कि तुम्हारे पिताजी पिताजी इस कॉलेज के प्रिंसिपल हुआ करते थे। तो योर फादर यूज टू बी द प्रिंसिपल ऑफ दिस कॉलेज, कि इस कॉलेज के प्रिंसिपल हुआ करते थे। योर फादर यूज टू बी द प्रिंसिपल ऑफ दिस कॉलेज, ये तो मुझे लगता है पिछली क्लास में भी मैंने डिस्कस किया, पिछला सेट में भी था। तो बनेगा तो वही सेम वही रूल होना है क्या, कि अगर एफर्मेटिव सेंटेंस है, एफर्मेटिव सेंटेंस है तो उसमें हम क्या करते हैं, नेगेटिव क्वेश्चन टैग बनाते हैं। तो इसके हिसाब से ये दोनों ऑप्शन चला गया। फिर टेंस का ख्याल रखते हैं, तो यूज टू पास्ट इंडेफिनिट में है तो डजंट नहीं होगा। तो बचा क्या? सेम वही वही तरीका, तरीका तो वही, कोई भी सेंटेंस फिर रिपीट हो गया लेकिन तरीका तो वही रहेगा, तरीका तो कोई बात नहीं होनी है। द हाउस वाइफ, द केक्स बर्निंग, बर्निंग हो गया, क्या होगा? बर्निंग। ये क्वेश्चन भी मुझे लगता है कहीं मैंने पहले भी चेक किया, बर्निंग। एंड रैन टू स्विच ऑफ द ओवन, कि हाउस वाइफ जो थी, घरेलू जो महिला थी, उसको गंध आ गया, खुशबू आ गई, किसका? केक के जलने का, स्मेल, बर्निंग। केक के जलने की खुशबू आ गई, बदबू आ गई, तो बदबू ही आई होगी। एंड रैन टू स्विच ऑफ द ओवन, ओवन को, तो ये पास्ट टेंस में रैन, पास्ट टेंस में है, तो स्मेल्स तो होगा ही नहीं, कहानी। स्मॉल कोई सेंस ही नहीं, एडजेक्टिव है, कोई बात ही नहीं हुआ। स्मेलिंग, स्मेलिंग तभी होगा, आईएनजी जब लगेगा तो भाई उसके पहले एमिजार वाज वर तो कुछ होना चाहिए, तो वाइफ के बाद एमिजार वाज वर, हैव बीन हैज बीन कुछ है नहीं, तो इसका तो कोई चांस ही नहीं है। तो स्ट्रक्चर भी अगर हम ध्यान रखें तो बात बन जाएगा। टेंस, सीक्वेंस ऑफ टेंस का ध्यान रखें तो ही हो। तो इसमें बचा क्या? फिर एक ही ऑप्शन बचता है, स्मेल्ड, कि उसको बदबू सी आई, खुशबू सी आई, क्या? जलने की, और वो दौड़ के, जैसे उसको बदबू खुशबू जो भी आई जलने की, तो वो दौड़ के उधर चली गई। क्रांति, क्रांति। द क्लॉक, घड़ी को क्रांति ने क्या किया? प्रिपेयर्ड, तैयार किया। रिपेयर्ड, मरम्मत की। इंक्वायर्ड, जांच पड़ताल किया, इंक्वायरी किया। चेक्ड, देखा। तो क्रांति ने घड़ी को क्या किया? प्रिपेयर्ड। प्रिपेयर्ड तो भाई अगर घड़ी को बनाया भी तो मेड होता है, मैन्युफैक्चर होगा घड़ी बना तैयार करने के लिए, तो प्रिपेयर्ड का तो सेंस बना नहीं। प्रिपेयर्ड किस चीज को तैयार करने के लिए प्रिपेयर्ड नहीं करते हैं, ठीक है? कोई मशीन वगैरह बना रहे हैं, असेंबल कर रहे हैं, उसमें कई पार्ट लगाते हैं, तो प्रिपरेशन नहीं हुआ, असेंबलेशन होता, तो मैन्युफैक्चर हो, क्योंकि उसमें घड़ी में क्या होगा, कई अलग अलग पार्ट होंगे, उसको इकट्ठा करके एक बनाना होगा। रिपेयर्ड, मरम्मत हो सकता है, अगर कोई खराबी हुई, कोई कमी हुई तो मरम्मत हो सकता है, तो ये ज्यादा बेहतर है, ठीक है? रिपेयर्ड, ठीक। तो यही यही होना चाहिए था, आप लोग का भी ये जवाब होगा। और यह चेक्ड, चेक, चेक मतलब रोकना भी होता है, चेक मतलब जांच करना भी होता है। आपको ये कहेगा चेक भी, तो घड़ी को जांच भी कर सकता है, लेकिन जब घड़ी को हम जांच करते उसको चेक नहीं कहते, उसको क्या कहते हैं? एग्जामिन करते हैं, कि हम किसी को एग्जामिन कर रहे हैं, क्या हो रहा है, मेंड कर रहे हैं, करेक्ट, जांचना भी होगा भाई, उसको एग्जामिन कर रहे हैं, किधर क्या कोई खराबी हो गया, कोई कमी निकल गई, ठीक है? ही इज टू प्राउड टू लर्न, रिमूव टू क्वेश्चन तो हमने इससे पहले भी कई बार बना रखा है। ही इज टू प्राउड टू लर्न, ये कुछ ज्यादा ही घमंडी है, और जब ये ही जो स्टार हुआ कैपिटल शुरू होगा, ही कैपिटल शुरू होना चाहिए। ही इज टू प्राउड टू लर्न, ही इज टू प्राउड टू लर्न, कि वो कुछ ज्यादा ही क्या है, घमंडी है, या इतना घमंडी है कि वो सीख नहीं सकता, इतना घमंडी है कि सीख नहीं सकता। यही होता है टू प्राउड टू लर्न का सेंस के हिसाब से बनाना, टू को हटा देना है, मीनिंग यही रहना चाहिए। वैसे जब रूल पढ़ाया तो रूल में मैंने बता रखा है टू को हटाने के लिए सो लगा दीजिए, और बाद में क्या करते हैं, कैन कुड का इस्तेमाल करते हैं। अगर प्रेजेंट टेंस रहता है तो कैन लिखते हैं, पास्ट टेंस रहता है तो कुड लिखते हैं, और इस टू को हटा के क्या करते हैं, सो लिखते हैं। यही बात बता रखा है ना, जब रिमूव टू आप पढ़ेंगे तो रिमूव टू में ये बता रखा है कि जब रिमूव टू को रिमूव करना तो पहले टू को हटा के सो कर दीजिए। उसके बाद कैन नॉट या कुड नॉट का इस्तेमाल करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में सारी बातें तो कैन नॉट, और पास्ट में तो कुड नॉट।
तो इज लगा रखा तो कैन नॉट से बनेगा ही इज सो प्राउड टू लर्न, इसमें तो आया नहीं, कैन नॉट का इस्तेमाल ही नहीं किया। ही इज सो प्राउड दैट ही कैन लर्न, कैन नॉट की बात की थी, कैन नॉट या कुड नॉट होना चाहिए, इसमें तो क्या कहते हैं, वो फंसा रहा है कि आप जल्दबाजी में रहेगा तो लोग यही करके आ जाएगा। लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कैन की तो बात ही नहीं है। टू को हटा के जब हम क्या करते हैं, रिमूव टू करते हैं, तो फिर कैन नॉट या कुड नॉट लिखते हैं टेंस के हिसाब से, कैन नॉट या कुड नॉट, इसमें तो नॉट है ही नहीं, तो ये ऑप्शन भी गया। नॉन ऑफ दी, अब ये पढ़ के देखते तभी तो नॉन ऑफ दीज होगा, ही इज सो प्राउड दैट ही कैन नॉट लर्न, ये हो गया। तो नॉन ऑफ दिस का ऑप्शन नहीं है भाई, सी ऑप्शन हो गया, तो फिर नॉन ऑफ दिस का ऑप्शन क्यों होगा और कैसे होगा। तो ऐसे छोटी छोटी बातों पर क्या करना है, ध्यान देके रखना है, हर एक छोटी छोटी बात पे ध्यान देकर रखना है। इम्पैक्ट एकेडमी, इम्पैक्ट एकेडमी हिसार, इम्पैक्ट डिफेंस एकेडमी, इम्पैक्ट एकेडमी, इम्पैक्ट हिसार, इम्पैक्ट के लिए मतलब हर चीज पर, यूट्यूब पर दो दो आपके डिफेंस और एसएससी वाला, फेसबुक पे, टेलीग्राम पे और वेबसाइट पे भी, हर जगह अवेलेबल है। जहां भी आपको जिस तरह कभी प्रॉब्लम की हो, कभी दिक्कत हो, कोई समस्या हो, कोई चीज पूछनी हो, कोई बात जाननी हो, कोई डाउट हो, तो एकदम हमेशा आपके साथ इम्पैक्ट एकेडमी क्या है, तैयार है हमेशा आपकी मदद के लिए। मैं भी आपके साथ हमेशा तैयार हूँ। जब भी कोई डाउट हो, कोई चीज हो, कोई समस्या हो, तो मुझसे बिल्कुल पूछ लीजिए। कभी कोई शर्माने हिचकिचाने की बात नहीं है। जब भी जैसे भी कोई कोई चीज समझ कर, इंग्लिश ग्रामर का कोई टॉपिक समझ में नहीं आया है, कोई क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन समझ में नहीं आया, तो आप हमेशा मुझसे पूछ सकते हैं, हमेशा मुझसे बात कर सकते हैं, हमेशा आप अपने डाउट जो है मुझसे क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। सिलेबस खत्म होने के बाद भी, ये नहीं कि सिलेबस खत्म हो गया तो आप कैसे पूछे, सब बताएंगे कि नहीं बताएंगे। सिलेबस जब खत्म हो जाएगा तब भी अगर कोई डाउट है, क्योंकि जब तक आपका सिलेक्शन नहीं, मैं तो कहता हूँ जब तक आप हैं तब तक, कल को जॉब भी हो जाए, कहीं हो जाए, वहां भी कोई दिक्कत हो, इंग्लिश में कहीं भी प्रॉब्लम, तो वहां की बात भी कर सकते हैं। नहीं, लंबा रिश्ता है, खाली क्लास टाइम का रिश्ता नहीं है, ठीक है। अपना अपना ख्याल रखिएगा, मिलता हूँ नेक्स्ट टेस्ट में, मिलता हूँ नेक्स्ट टेस्ट में मिलता हूँ। अपना अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।